नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे टॉपिक्स हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आज के टॉपिक्स पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं अपने वीडियोस बनाता रहूंगा और आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं अपने वीडियोस को कंटिन्यू करके रखूँगा, जारी रखूँगा और आपको इससे हेल्प मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। टॉपिक है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा इसे। इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। लास्ट की वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जब केवल दो चार्जेस अगर हों, Q1 और Q2, और उनके बीच का डिस्टेंस R हो, केवल दो चार्जेस हों और उनके बीच का डिस्टेंस R हो, तो आसानी से हम फोर्स निकाल लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा के 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये वाला फॉर्मूला तो कूलम्ब्स लॉ कहलाता है और ये फॉर्मूला लगाना आसान है। ये तब लगाया जाता है जब केवल दो चार्जेस हों। लेकिन दो से अगर ज़्यादा चार्जेस मौजूद हों, 3, 4, 5, 6 n चार्जेस हों, उस केस में कूलम्ब्स लॉ की जगह हम कौन सा लॉ लगाते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ पहले तो मैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर मैं समझाऊंगा स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द टोटल फोर्स on any one charge due to presence of number of charges is equal to the vector sum of all the forces acting on that charge due to the other charges taken one at a time। ये स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस अदर नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। ये स्टेटमेंट है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। Three dimensional space. This is a x axis, this is a y axis, and this is a z axis, and this is a point O. Suppose this is a charge Q1 and this is a charge Q2 and this is a charge Q3. Suppose this charge Q1 is having position vector R1 vector, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है और Q3 का है R3 वेक्टर। और एक और चार्ज है Qn, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा? सपोज Q0 है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा? R0 वेक्टर। तो हमारे पास कौन कौन से चार्जेस हैं? Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। ये चार्जेस यहाँ मौजूद हैं। और एक चार्ज Q, और ये कितने कितने पोजीशन वेक्टर पे है? ये R1 पोजीशन वेक्टर पे है
और ये पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर पोजीशन पर है, ये R3 पोजीशन वेक्टर पर है और ये Rn पोजीशन वेक्टर पर है। अब एक चार्ज Q0 है जिसका पोजीशन वेक्टर R0 है, एक चार्ज है Q0 जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है R0 वेक्टर। अब ये सारे चार्जेस मिलकर इस पर फोर्स लगाएंगे, ये भी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ये वाला भी फोर्स पे लगाएगा, ये वाला भी फोर्स लगाएगा। 4 वाला होता तो वो भी फोर्स लगाता, 5 वाला होता तो वो भी फोर्स लगाता, 6 वाला भी होता तो ये फोर्स लगाता। अब ये फोर्स कैसे लगाएगा देखते हैं। ये इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे, किधर की तरफ, इधर की तरफ। इस फोर्स का नाम क्या कहेंगे, किस पे लग रहा है, 0 पे फोर्स लग रहा है 1 के कारण। तो Q0 पे कितना फोर्स लगा, एक तो F01 लगा, कॉमा किधर की तरफ लगा, इधर की तरफ लगा। इसी तरह से ये वाला जो चार्ज है यहाँ पर Q2, ये भी फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, कितना लगेगा, ये कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। तो ये F0 किस पे लग रहा है, 0 पे, 2 की वजह से एक फोर्स और लगा, कितना, F02, यानी चार्ज 0 पे फोर्स लगा 2 की वजह से। अब ये 3 भी फोर्स लगाएगा Q0 पर, किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। ये इसको कहेंगे 0 पे फोर्स लग रहा है चार्ज पे, 0 चार्ज पे लग रहा है 3 की वजह से, तो हम लिखेंगे F03 एंड सो ऑन। इस तरह से फोर्स लगते चले जाएंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ ऑल द फोर्सेस, कितना होगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा 0 पर, F0 पर, इनका वेक्टर सम F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से चलते चले जाएंगे तो 0 पे फोर्स लगेगा n चार्ज की वजह से भी लगेगा। तो यही स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, टोटल फोर्स किसी चार्ज पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on that charge due to the other charges taking one charge at a time। इसके लिए एक चार्ज एक टाइम पे लिया हुआ है, फिर 0 पर दूसरा चार्ज टाइम पे लिया हुआ है। तो इस तरह से इनका वेक्टर सम करके निकाल लेते हैं। अब आप फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं किससे कैलकुलेट होता है, कूलम्स लॉ से कैलकुलेट होता है। कूलम्स लॉ लगा देंगे, F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला लगाना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा, F0 वेक्टर इज इक्वल टू ये 1/4πε0। अब यहाँ पे दो चार्जेस कौन से, 0 और 1, एक तो Q0 है, एक Q0 है और एक Q1 है। तो हम लिख सकते हैं Q0 Q1 अपॉन, अब डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सपोज 1 और 0 के बीच में कह सकते हैं R10। तो यहाँ पर आएगा R10 का स्क्वायर। इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है, आप देख रहे हैं इधर की तरफ, 1 से 0 की तरफ। तो हम लिख सकते हैं R10 कैप, यानी ये यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है 1 से 0 की तरफ, इधर की तरफ, ये इधर की तरफ शो कर रहा है डायरेक्शन। इसी तरह से सेकंड वाले का, ये फर्स्ट का हमने लिख दिया, अब सेकंड वाले का प्लस, फिर प्लस है, फिर F02 का मतलब Q0 और Q2 के बीच में फोर्स, यानी Q0 और Q2 के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, सपोज कितना ले लेते हैं, R20, यानी R20 का स्क्वायर। डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ ये दिख रहा है, ये रहा डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो हम लिख सकते हैं R2 से 0 की तरफ, यानी R20 कैप प्लस, इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं एंड डैश डैश आगे भी हम लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं स्टेटमेंट में मिटो देता हूँ। ये हो जाएगा F0 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से 1/4πε0 Q0 सब में है, ये कॉमन आ जाएगा, 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, डॉट Q0 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा Q1 अपॉन
R10 स्क्वायर और R10 कैप प्लस Q2 अपॉन R20 स्क्वायर और R20 कैप प्लस एंड सो ऑन। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में F0 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q0। इसको हम शॉर्टकट में ले सकते हैं सिग्मा। सारी टर्म को कॉम्पैक्ट कर देते हैं। Q सब में है, Q1 है, तो 1 2 3 को हम ले सकते हैं QI अपॉन R10 R20 R30 आगे आएगा तो हम लिख सकते हैं RI0 स्क्वायर और आगे इसी तरह से RI0 सब में है I0 कैप और I की वैल्यू आप दे सकते हैं 1 से लेकर I की वैल्यू 1 से लेकर N तक है। ये आपका रिजल्टेंट फॉर्मूला हो गया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से टोटल फोर्स इतना लगता है क्वेश्चन नंबर 1। अब बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन सब जानते हैं 11 से, यानी R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, यानी सिंपली हम लिख सकते हैं R वेक्टर अपॉन R भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसकी वैल्यू भी हम लिख सकते हैं R कैप I0 इज इक्वल टू RI0 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ RI0 वेक्टर। बिल्कुल सेम जो एनालॉजी है उसी तरह से लिखना है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इस वाले में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RI0 वेक्टर अपॉन, इसको मॉडुलस हटा सकते हैं, मॉडुलस हटा सकते हैं तो यानी हो जाएगा RI0 सिंपली। वेक्टर और मॉडुलस ये कट जाता है, ये कट जाता है और ये कट जाता है, तो सिंपली ये आ जाता है। अब इसके आगे चलते हैं। अब अगर हम ये वाला वैल्यू यानी ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, F0 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q0 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to N और QI अपॉन RI0 स्क्वायर और इसकी जगह ये आ जाएगा RI0 वेक्टर अपॉन RI0। ये और ये मिलकर कितना बन जाएगा दिख रहा है, ये स्क्वायर और एक पावर और जुड़ जाएगी, क्यूब बन जाएगा। तो F0 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q0 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to N QI अपॉन ये हो जाएगा RI0 क्यूब और ये हो जाएगा RI0 वेक्टर। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, आपका एक फार्मूला ये भी बन जाएगा। इतना फोर्स लगेगा चार्ज Q0 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 सब मिलकर इतना, सब चार्ज मिलकर इतना फोर्स लगा रहे हैं। अब इसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, RI0 को लिख सकते हैं, RI0 वेक्टर का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। हमने पढ़ा था AB वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर। तो ठीक इसी प्रकार से इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ लिखेंगे RI0 वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ 0 पहले आ जाएगा, 0 वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ RI वेक्टर। तो ये यूज़ कर लेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो इक्वेशन 2 कितना बन जाएगा हमारा, जो कि हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा F0 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q0 को हम यहाँ ले सकते हैं, जिसे कन्फ्यूजन है ये 1 हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये सिग्मा ऐसी रहेगा, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to N और ये QI ऐसी रहेगा अपॉन, इसकी जगह ये लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड में है तो ये लिखा यही जाएगा RI0 की जगह, तो ये लिखा जाएगा R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर और ये क्यूब है तो ये क्यूब आ जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर।
तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से हम फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पूरा होता है। ये प्रिंसिपल टोटल फोर्स नेट फोर्सेस ड्यू टू ऑल चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए आता है। नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आता है। नंबर 1, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को यूज़ करके, और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस प्रिंसिपल को यूज़ करके कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन सब जानते हैं, चार्ज का फैलना। वी नो डैट चार्ज ऑन एनी सरफेस, हम जानते हैं चार्ज ऑन एनी सरफेस या चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये फॉर्मूला अगर याद है, Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल N इंटू ई। हम ये जानते हैं एक प्रॉपर्टी थी चार्ज की, तो किसी बॉडी के ऊपर जब चार्ज होता है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज अगर है, फैला हुआ है, तो वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। यानी अगर 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे पूरे के ऊपर। लेकिन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट डिस्क्रीट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट, नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि डिसकंटिन्यूस होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट, यानी डिस्क्रीट मतलब कहने का मतलब जैसे हम चावल के दाने रखते हैं, उनके बीच में एक मीडियम बनता है, गैप बन जाता है। अगर हम बहुत माइक्रोस्कोपिक स्केल पर देखें, माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखें, यानी जैसे हम बहुत चावल के अंदर जाके देखें तो चावलों के बीच में गैप दिखाई देगा, मीडियम दिखाई देगा। यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। चावल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस नहीं है, चावल एक तरह से पूरा कंटिन्यूस नहीं फैला हुआ है, लेकिन उनके बीच में गैप है। लेकिन अगर हम बहुत दूर से देखें उन चावलों को, अगर इसको हम बहुत दूर से जाके देखें तो चावल कैसे लगते हैं, पत्थर जैसे दिखेंगे। यानी मैक्रोस्कोपिक स्केल पर, ऑन मैक्रोस्कोपिक स्केल पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस रहेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस, क्योंकि जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस लेते हैं तभी हमारा नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन पॉसिबल होता है। अगर हम ये मान के चलें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट नॉट कंटिन्यूस, यानी बीच में गैप है, तो हम गैप की स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी कैलकुलेशन करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक स्केल पर ही जाते हैं जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस रहे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस रहे। यानी हम ये मानेंगे कि बॉडी के ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैक्रोस्कोपिक स्केल में पूरे उस पर फैला हुआ है, कहीं पर कोई गैप नहीं है। जैसे पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करें, पानी को देखते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी उसके स्पेस होता है। यानी ऐसे कहने को तो हम अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो डिसकंटिन्यूस है वाटर, लेकिन मैक्रोस्कोपिक देखें, दूर से देखें तो क्या लगेगा, हमें कंटिन्यूस लगेगा, डिसकंटिन्यूस नहीं लगेगा। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का होता है हमारे पास। It is of 3 types. Continuous charge distribution is of 3 types. This is the important point. ये कितनी तरह का होता है, 3 तरह का। नंबर 1
फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ ए चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर चार्ज किसी कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ए कर्व लाइन, किसी लाइन के ऊपर, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्रोस्कोपिक स्केल पर कंटिन्यूस होता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? वंस अगेन, इफ ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली नॉट डिस्क्रीट, then the charge distribution is called linear charge distribution. यानी if the charge is distributed on a curved line or straight wire, then the continuous distribution of charge, then the continuous distribution of charge is called linear charge distribution. It is called linear charge distribution. Basically it is used for one dimensional body. It is used for one dimensional body, one dimensional object, यानी जिसकी केवल लेंथ हो। सपोज दिस इज अ वायर, इस पे चार्ज है, एक हम इसका छोटा टुकड़ा लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, सपोज यहाँ से यहाँ तक लेंथ है इसका dl, और यहाँ से यहाँ तक चार्ज कितना है? dq। Then the charge per unit length of this wire is called linear charge density. तो एक टर्म आएगा इसमें linear charge density. linear charge density क्या होता है? linear charge density होता है charge per unit length, यानी कितनी लेंथ पर कितना चार्ज है, charge per unit length, जितनी इतनी लेंथ पर इतना चार्ज है, that is called linear charge density. It is denoted by symbol lambda. ध्यान रखना है इसमें लैम्डा से डिनोट होता है, इस पर कितना चार्ज है? dq, और लेंथ कितनी है इसकी? वो dl। हमने माइक्रोस्कोपिक स्केल पर लिया हुआ है, बहुत छोटा सा लिया हुआ है dl। मैक्रोस्कोपिक स्केल पर तो डिसकंटिन्यूस, लेकिन इस माइक्रोस्कोपिक स्केल पर वो कंटिन्यूस होगा, चार्ज कंटिन्यूस होगा, तो dq अपॉन dl। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dq इज हाउ मच? लैम्डा dl। इस तरह से हम इसे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज हाउ व्हाट? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलम मीटर। ध्यान रखना है आपने, कूलम अपॉन मीटर और cm-1। दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द सेकेंड वन इज, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। This is used for two dimension. Now if the charge is distributed on a paper or any surface, then the distribution of charge is called surface charge distribution. किसी सरफेस पे अगर चार्ज फैला हुआ हो यूनिफॉर्मली तो वो कहलाएगा, if the charge is distributed on a plane surface, on a plane surface area, then the continuous distribution of charge is called surface charge distribution. ये किसके लिए यूज होता है? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। मतलब अगर किसी सरफेस एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इस तरह से को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो टर्म आएगी वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज एक छोटा सा टुकड़ा लिया आपने, इसमें इसका एरिया है ds, इसका स्मॉल एरिया कितना है ds, और इस पे चार्ज कितना है? एक छोटा सा चार्ज है dq।
चार्ज कितना है डी क्यू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस। किसी एरिया पे कितना चार्ज है, किसी एरिया पे कितना चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम सिंबल देते हैं सिग्मा, इसका सिंबल है सिग्मा। और चार्ज कितना है देख सकते हैं डी क्यू ही है, और एरिया कितना है डी एस। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा डी एस। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट होगी यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब डेट इज सिग्मा, जिसे हम सिग्मा कहते हैं। कि कितनी होती है, यूनिट कितनी होगी आप देख सकते हैं, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर और cm-2, ये ध्यान रखना है। यानी सिग्मा की यूनिट क्या है, cm-2। तीसरा और लास्ट जो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूज़ होता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। सपोज एक वॉल्यूम ले रहा हूँ मैं क्यूब, ये चार्ज है, ये क्यूब है, ये इसमें इसका एक वॉल्यूम होता है। अब इसका एक टुकड़ा लेते हैं छोटा सा, ये पूरा चार्ज है। सपोज एक छोटा सा हमने टुकड़ा लिया इसका, ये टुकड़ा है, इसका जो वॉल्यूम है dv है, इस छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम dv है, इस पर चार्ज कितना है dq है। तो होता क्या है ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द होल वॉल्यूम, इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्मली, अगर पूरे पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, माइक्रोस्कोपिक से चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब हम इसे कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो टर्म आएगा वो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितने वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, कितने वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, डेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो, ये सिंबल से डिनोट होता है, जिसे हम रो कहते हैं RHO, ये सिंबल रो। अब कितना चार्ज है आप देख सकते हैं छोटे से हिस्से पर dq, और कितने वॉल्यूम पर है dv वॉल्यूम पर है। ये फॉर्मूला होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dq कैलकुलेट हो सकता है, dq इज इक्वल टू रो dv। नाउ यू कैन कैलकुलेट द यूनिट, you can write the unit of volume charge density. What is the unit of volume charge density? Charge upon volume, तो कूलम अपॉन मीटर क्यूब। यूनिट ऑफ रो यानी यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर क्यूब, और cm-3 ये इसका वॉल्यूम, इसका यूनिट होता है। तो इस तरह से हमने 3 प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया। तो आज के जो टॉपिक्स हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जिसको हम सॉल्व करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसका स्टेटमेंट हमने करा और इसको हमने डिराइव किया कि किस तरह से फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है। ज़्यादा मल्टीपल चार्जेस हों तो Q1, Q2, Q3, Qn, तो किस तरह से उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 3 टाइप्स का होता था। फर्स्ट था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से आज के टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब किए, और जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कुछ नया लेकर आऊँगा। थैंक यू।